गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको थोड़ा बहुत स्पर्म का डायग्राम जो है वो ब्रीफ डिस्कशन उसका हम लोगों ने किया था। ठीक है, टुडे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर का डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है, आई होप दैट दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू ऑल। दिस डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। ठीक है, अब स्पर्म होता क्या है? ऑल ऑफ अस नो स्पर्म इज द male gamete. It is motile in nature, means it can show movement. Okay, and this movement that is shown by the sperm, this is vibrational movement. Okay, this is a vibrational movement shown by the sperm. Okay, so while discussing the structure of the sperm, we can see that the sperm can be divided into different sections, means we can identify different parts in the structure of the sperm. So first part or of the sperm is the head, second is the neck, third is the middle piece, and fourth is the tail. Okay, so these four parts of the sperm can be described and can be seen in the diagram itself. Okay, so first we will start with the first part, that is the head. This part over here which we can see, this over here is the head part of the sperm. Okay, so while we are talking about the head of the sperm, so the head of the sperm, it is anterior and it is a फ्लैटेंड स्ट्रक्चर. ओके, एंटीरियर है मतलब सबसे सामने प्रेजेंट रहता है, सबसे ऊपर में प्रेजेंट रहता है, एंड इट इज़ अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर मतलब चपटा होता है, फ्लैट होता है. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो ब्रॉड, एज यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल, इट इज़ ऑल्सो ब्रॉड. तो अगर हम लोग हेड के डायमेंशंस के बारे में बात करें तो हेड पार्ट जो होता है स्पर्म का, दैट इज़ 4.5 μm लॉन्ग. Okay, and it is 2.5 to 3.5 μm broad. तो 4.5 μm लंबा होता है और 2.5 to 3.5 μm चौड़ा होता है. ठीक है, अब हेड का जो पार्ट होता है उसमें बेसिकली टू पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं, दो चीज़ें प्रेजेंट होती है. फर्स्ट इज द न्यूक्लियस, एज यू कैन सी ओवर हियर, एंड सेकेंड इज द एक्रोजोम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट न्यूक्लियस. स्पर्म के हेड में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है वो हाईली कंडेंस्ड रहता है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड रहेगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कहीं कहीं पर छोटे छोटे गैप्स जो हैं, ठीक है, वो भी हमको देखने के लिए मिलेंगे, जिनको कि हम लोग वैक्यूल्स बोल सकते हैं. तो न्यूक्लियस हाईली कंडेंस्ड रहेगा, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे गैप्स यानी कि वैक्यूल्स भी हमको देखने के लिए मिल सकते हैं. ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है स्पर्म हेड का, दैट इज़ द एक्रोसोम. ठीक है, एक्रोसोम जो होता है वो स्पर्म के हेड पार्ट का 2/3 पोर्शन जो है उसको कवर कर लेता है. ठीक है, हेड का जो पार्ट है स्पर्म का, उस हेड पार्ट का 2/3 पोर्शन कौन कवर कर लेता है? एक्रोसोम कवर कर लेता है. ठीक है, अब न्यूक्लियस और एक्रोसोम के चारों तरफ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डबल लेयर देखने के लिए मिलेगा. हियर दिस इज लेयर नंबर 1 एंड हियर दिस ओवर हियर इज द लेयर नंबर 2. तो डबल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा स्पर्म के हेड में. ठीक है, अब एक्रोसोम के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो एक्रोसोम, जैसे मैंने बोला कि हेड पार्ट का 2/3 पोर्शन जो है एक्रोसोम कवर कर लेता है. ठीक है, अब एक्रोसोम जो है वो थोड़ा सा देखने में कोनिकल सा दिखता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, लोब्ड होता है, थोड़ा सा कोनिकल होता है. ठीक है, और एक्रोसोम जो है उसमें होता क्या है? एक्रोसोम जो है बेसिकली उसमें प्रोटियोलिटिक और लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, प्रोटियोलिटिक मतलब वो एंजाइम्स विच विल डिग्रेड द प्रोटीन्स, एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग का डाइजेशन कर सकते हैं. तो प्रोटियोलिटिक और लाइसोसोमल एंजाइम्स जो एक्रोसोम में रहते हैं, ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ
कहाँ से होता है? एक्रोसोम का ओरिजिन होता है स्पर्मेटिड के गोल्जी बॉडी से, ठीक है। ये क्या है? स्पर्मेटोजून या मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो स्पर्मेटोजून या स्पर्म का जो अर्लियर स्टेज होता है, यानी कि स्पर्मेटिड होता है, स्पर्मेटिड स्टेज में जो गोल्जी बॉडी उस स्पर्मेटिड के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है, उस गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी जो है वो स्पेशलाइज्ड होती है एंजाइम्स के पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन वगैरह में। तो एक्रोसोम जो है उसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स, और एक और चीज़ याद करने की है कि लाइसोसोम जो है उसका ओरिजिन भी कहाँ से होता है? गोल्जी बॉडी से ही होता है। तो गोल्जी बॉडी क्या करती है? बहुत सारे लाइसोसोमल एंजाइम्स और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो है उसको एक्रोसोम के अंदर पैक कर देती है, ठीक है। अब एक्रोसोम का फंक्शन क्या है? एक्रोसोम का फंक्शन है कि एक्रोसोम जैसे ही जाकर के स्पर्म जो है, स्पर्म का हेड, ठीक है, और हेड में भी स्पेसिफिकली एक्रोसोम जो है वो सबसे पहले एग के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो एक्रोसोम में रहने वाले जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ये एंजाइम्स जैसे ही एग के कांटेक्ट में आते हैं, पहले तो एक्रोसोम का ब्रेकडाउन होता है। एक्रोसोम का ब्रेकडाउन होने से क्या होगा? ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये एग के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। अब एग के कांटेक्ट में आने से एग का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है, कोरोना रेडिएटा होता है, जोना पेलुसिडा होता है। तो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को क्रॉस करके फिर कहीं जा कर के एग तक एंट्री हो पाएगी, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटा के अंदर जो भी सब्सटेंसेस है उनको डाइजेस्ट करना, जोना पेलुसिडा के अंदर जो जो भी सब्सटेंसेस है उनको डाइजेस्ट करना, वो काम होता है एक्रोसोम का, ठीक है। तो एक्रोसोम जो है वो एक पैसेज बनाता है सो दैट स्पर्म जो है वो एग तक प्रॉपरली पहुंच सके, ठीक है। अब दिस वॉज अबाउट द हेड पार्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक पार्ट में, ठीक है। नेक पार्ट जो है वो जस्ट हेड पार्ट के नीचे होता है स्पर्म में, ठीक है। कितना लंबा होता है? 0.3 μm लॉन्ग होता है, ठीक है। अब नेक पार्ट जो होता है इसमें सेंट्रियोल होता है, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो नेक वाले पोर्शन में रहता है, ठीक है, और ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। अब नेक जो है वो हेड और मिडिल पीस के बीच में कॉन्टैक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द स्पर्म, दैट इज द मिडिल पीस, ठीक है। मिडिल पीस जो है कितना लंबा होता है? 5 to 7 μm लॉन्ग, 5 से 7 μm लॉन्ग होता है, और इसका डायामीटर होता है 1 μm। मैं डायामीटर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मिडिल पीस जो है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं है। मिडिल पीस इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो मिडिल पीस क्योंकि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो हम ब्रॉड या विड्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ डायामीटर की बात कर रहे हैं कि इसका डायामीटर 1 μm रहेगा मिडिल पीस का, और लंबाई कितनी रहेगी? 5 to 7 μm लंबाई इसकी रह सकती है, ठीक है। अब मिडिल पीस में जो डिस्टल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट जो है वो निकलता है, जो कि आगे जा कर के टेल वाले पोर्शन में कंटिन्यू होता है, ठीक है। और यही एक्सियल फिलामेंट जो है ये स्पर्म में मोटिलिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये जो एक्सियल फिलामेंट डिस्टल सेंट्रियोल से ओरिजिनेट हो रहा है, इसके चारों तरफ जो है, मैंने कल भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल प्रेजेंट रहता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ही रहेगा लेकिन वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है और स्पाइरल फॉर्म में, इस तरीके से स्प्रिंग के फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से स्प्रिंग के फॉर्म में एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ क्या रहेगा? अरेंज्ड रहेगा, लिपटा हुआ रहेगा, ठीक है। अब ये जो इस टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का पैटर्न है या हम लोग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो अरेंजमेंट है या पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं नेबेन कर्न। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इस पैटर्न को बोलते हैं नेबेन कर्न, ठीक है। इसीलिए सेपरेटली आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर इन द डायग्राम, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया और डिस्टल फिलामेंट के नीचे एक प्लेट होती है, ठीक है। किससे बनी हुई? सेंट्रियोल से बनी हुई ही एक प्लेट होती है, सेंट्रियोल से ही ये प्लेट ओरिजिनेट होती है। ये जो प्लेट होती है इसको हम कहते हैं रिंग, सेंट्रियोल और एन्यूलस, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? रिंग, सेंट्रियोल और एन्यूलस, ठीक है। अब
इसके बाद ये जो डिस्टल सेंट्रियोल से ये जो एक्सियल फिलामेंट इलोंगेट होता है, एक्सटेंड होता है, ये एक्सियल फिलामेंट जो है आगे जा कर के क्या होता है, टेल में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर भी आप ओवरऑल देख रहे हैं, यहाँ से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग स्टार्ट है वो अलोंग द टेल जाती है, लेकिन एंड तक नहीं जाती है। ठीक है, अलोंग द टेल जाती है, टेल को भी कवर करती है, लेकिन पूरे टेल को कवर नहीं करती है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो टेल है, ठीक है, टेल को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टेल को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड पार्ट है, यहाँ तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर किया है, ठीक है, लाइक दिस। तो जितना पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मेन पीस। टेल का जितना पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं मेन पीस, और टेल का वो पार्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंड पीस। ठीक है, अब अगर हम लोग टेल के डायमेंशंस के बारे में बात करें तो टेल जो है वो 50 μm लॉन्ग होती है, और यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल पार्ट जो है जहाँ से टेल एक्चुअली ओरिजिनेट हो रही है, तो ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है टेल का, यहाँ पर इसका डायामीटर कितना होता है 0.5 μm, और ये जो डायामीटर 0.5 mm है, धीरे धीरे जैसे जैसे टेल एक्सटेंड होती जाती है, डायामीटर जो है वो भी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर मिडिल पीस में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है लार्जर क्वांटिटीज़ में एटीपी का प्रोडक्शन करता है, और इस एटीपी का यूज़ करके ये जो टेल है, इस एटीपी को यूज़ करके एनर्जी उससे ऑब्टेन करता है, एनर्जी ऑब्टेन करके वाइब्रेशनल मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग टेल के मूवमेंट के बारे में देखें तो स्विमिंग मूवमेंट होता है, जैसा इस टाइप का मूवमेंट, इस टाइप का मूवमेंट जो है टेल का होता है, और इस तरीके के मूवमेंट के हेल्प से टेल जो है बीट करता है, बीट करते करते क्या करता है, वो स्पर्म को आगे पुश करता है। तो स्पर्म्स जो है उनमें मोटिलिटी किसके वजह से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया और टेल के वजह से आती है। ठीक है, उसके अलावा एक और फैक्टर है, ये जो हेड वाला पार्ट है, एक्रोसोम वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं एडहेशंस। ठीक है, ये जो सब्सटेंसेस या ये जो एडहेशंस होते हैं, ये एक्रोसोम को इनहिबिट करते हैं एग के साथ बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे जो एडहेशंस है उनका रिमूवल ना हो जाए, तब तक स्पर्म जो है वो वाइटल नहीं हो पाता है, तब तक स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले इसके ऊपर जो एडहेशंस होते हैं उनका रिमूवल होना ज़रूरी है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर जितना भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, हमने क्या मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये एक सिंगल सेल है, हमने साइटोप्लाज्म को मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है वो हेड वाले पार्ट में बहुत ही कम, बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में रहता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट को कौन कंज्यूम कर लेता है, एक्रोसोम कंज्यूम कर लेता है, और यहाँ न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट है। ठीक है, उसके बाद में ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो लेयरिंग, ये वाला जो लेयरिंग है ये सेकेंड लेयरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो इस लेयरिंग के अंदर यानी कि नेक पार्ट और मिडिल पीस वाला जो पार्ट है, इसमें हमको साइटोप्लाज्म जो है अच्छी क्वांटिटी में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन जो है उसके लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर होगा वहाँ पे साइटोप्लाज्म भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म की अच्छी क्वांटिटी रहती है। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग टेल वाले पार्ट में देख रहे हैं, तो जहाँ तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि मेन पीस जहाँ तक टेल का होता है, वहाँ पर पूरे अलोंग द लेंथ हमको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। बाकी ये जो एंड पीस होता है टेल का, इसमें सिर्फ एक्सियल फिलामेंट जो है वो ही कंटिन्यूअसली एक्सपोज्ड रहता है। ठीक है, सो आई होप दैट दिस स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज क्लियर टू यू। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद द topic of oogenesis. Till then, if you are having any sorts of doubt, you can ask me. Thank you.